चलते चलते डिस्टर्ब होता है दोस्तों। और मुझे डॉक्टर साहब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है उनके जन्मदिन पर। तो अंदर चले, अंदर चलें कि वॉक करें? चलो पूछ लेते हैं। हाँ। आपके हिसाब से आपकी शादी को एक्सपीरियंस कितना हो गया? होता ना, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 19 साल हो गए। अच्छा, मैंने तो 20वां चल रहा है। मुझे तो 18 ही याद था दोस्तों। सक्सेसफुल शादी का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि सक्सेसफुल शादी का कोई सीक्रेट होता है। अरे आपके बच्चे अगर पूछते हैं या कोई भी इंसान आपसे पूछता है तो कुछ तो आप उनको गाइड करेंगी। मुझे तो लगता है लाइफ ही होती है, लाइफ का ही सीक्रेट होता है, लाइफ को समझना। ये तो बड़ी जनरल चीज़ है। अच्छा, लाइफ क्या है? अच्छा जनरल हो गया, स्पेसिफिक बताना है। बिकॉज शादी तो दो लोगों के बीच की चीज़ है ना। आपने आज सुबह सुबह एक बात कही दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात कही कि मेरे साथ 25 साल के बाद आई थी आप। तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ को कैलकुलेट ही करना शुरू किया जब आप मेरे साथ रहना शुरू किए उसके बाद। नहीं, मैं ये सोच रही थी अगर हम लोग उस 25 साल में भी साथ रह पाते तो और ज़्यादा साथ रह शुरू पाते। मुझे लगा बड़े लेट मिले हम लोग, और जल्दी मिलते तो अच्छा था। लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको? अब इसमें मेरी तारीफ मत करना क्योंकि मैं सक्सेसफुल शादी की बात पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें दोनों लोगों की एक दूसरे के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ होती है, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, अपनी फ्रीडम मेंटेन करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोते नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ऑनेस्टली बात करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, बहुत सारा शेयर तो करते मान हैं। लीजिए मैंने कोई बदतमीजी की जो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। किसके साथ? मेरे साथ कि दूसरे के साथ? मतलब आपके साथ। तो मैंने शादी की और जाकर किसी और के साथ टाइम पास करके आ गया, किसी और लड़की के साथ, और मैं आकर के आपसे ऑनेस्टली शेयर कर देता हूँ कि भाई मुझसे गलती हो गई। उसमें तो ट्रॉमा होगा, उसमें तो मेंटल ट्रॉमा होगा दोनों जन को। गाड़ी आ रही सामने से। उसमें तो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है लाइफ पार्टनर को। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, फिर ऐसी कंडीशन में एक आदमी क्या करे? देखो, मुझे लगता है कि कोई वन सोल्यूशन फिट्स ऑल नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो अब उस व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें अलग होना भी गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, हम बहुत इन्वेस्टेड हो गए एक दूसरे के साथ, अब दूसरी ज़िंदगी अकेले रहना पॉसिबल नहीं है, किसी और के साथ ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग उस पर काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अंदर रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना, उसके अवशेष बच जाते हैं। तो उसके रेजिड्यू कैसे ख़त्म करे कोई? नहीं, जो कुछ भी डिसीजन ले, लेकिन उसका रेजिड्यू नहीं होना चाहिए मन में। चाहे साथ रहना है साथ रहे, अलग रहना है अलग रहे। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं गया था, और अब मेरे अंदर में रेजिड्यू नहीं है। जब मैं रेजिड्यू बोलती हूँ तो रेजिड्यू होता है कि मन में कोई चोट लगती है, उसका रेजिड्यू। एक मन में एक ट्रॉमा हुआ, दो लोगों के बीच में कुछ घटना घटी और उसका दोनों के मन में कुछ ट्रॉमा रहा। गाड़ी चल रही है, चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सीरियसली इस पे सोच करके ऐसे जवाब दीजिए जैसे कोई मरीज़ आपके सामने आकर के अपनी जान बचाने के लिए बात कर रहा है। आप उसको हार्ट अटैक वाला पेशेंट आया है, आप उसको बोल रहे हो कि एक्सरसाइज करो। आप उस समय का स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहे हो कि उस समय क्या करना चाहिए। अब मैं हूँ हस्बैंड या वाइफ, मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है और मेरी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप बना के आई है। अब वो बहुत ही गिल्टी है, बहुत परेशान है और सॉरी बोल रही है, लेकिन मुझे उसको माफ़ करने का मन नहीं कर रहा है। तो मुझे अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत इंस्टेंट में तो एक काम ये किया जा सकता है कि अपनी नेगेटिविटी से सामने वाले को लोड ना करें, दूसरे के ऊपर थोपे ना अपने इमोशंस या जो भी है। कोशिश करें कि पहले खुद को हील करने की कोशिश करें बजाय कि इस पूरी सिचुएशन को डील करने के। खुद को कैसे हील करें? देखो, लोग ज़्यादातर बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो निकाल दिया। बट मुझे लगता है कि उस चीज़ को ना निकाल पाना भी, या अगर उसको एक्सप्रेस ना करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी पावर होती है। तो इनिशियली तो वो जो भी चीज़ें हैं कि वो और ख़राब हो जाएंगी आपके पार्टिसिपेशन से। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अभी आप उस मोड में ही नहीं हो कि उसको डील कर पाओगे, तो फिर उसको थोड़ा सा पॉज देना चाहिए। चलो, अभी मैंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, मैंने अपना गुस्सा दिखाया नहीं, और 2 दिन बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आदमी उसको रिपीट नहीं करेगा या मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा? क्योंकि अगर मैं कुछ गलत करके आ रहा हूँ और तुम मुझे कुछ बताओ ही मत, समझाओ ही मत। नहीं, उससे तो फिर धीरे धीरे सामने वाले का एटीट्यूड भी तो जज करते हो आप कि वो किस मोड में है, कि वो गिल्टी फील कर रहा है, कि वो गॉड।
तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल है। मुझसे मत पूछना, क्योंकि अभी तुम काउंसलर हो। आज तुम्हारा बर्थडे है। मुझे लगता है कि अंदर पहले तो ट्रॉमा को देखना चाहिए, जो भी ट्रॉमा होता है मन के अंदर उसको। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और डीप करते हैं। जिसको आप ट्रॉमा बोलते हो, जिसको खुद हील करना है अपने अंदर में, वो क्या है? वो एक हमारी कंडीशनिंग है, हमारा थॉट है, हमें चोट लगी है, एक इमोशनल वूंड है। किस चीज़ से लगी है चोट? ऑब्वियसली एक अनसेड एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, जब जीवन भर साथ रहते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे या मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसमें से अगर एक भी जो एग्रीमेंट तोड़ता है तो दूसरे को चोट लगती ही है। और वो एग्रीमेंट टूट गया, और हो सकता है फ्यूचर में दोबारा टूट जाए। तो अनसेड एग्रीमेंट तो काम करता ही नहीं, इसका मतलब। अगर किसी ने है, लेकिन ये कि आदमी लेके तो चलता ही है, फिर भी हो सकता है वो फ्यूचर में फिर से टूट जाए। यही तो डर होता है एक्चुअली। मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप में दो लोग साथ नहीं रहना चाहते तो वो इस चीज़ के साथ कंपैटिबल नहीं होना चाहते कि हाँ ये दोबारा नहीं होगा। मतलब उनको ये भरोसा नहीं हो पाता। जो लोग अब भरोसा करके जीते हैं कि चलो हो सकता है फ्यूचर में ना हो, वो लोग ट्राई करने की हिम्मत देते हैं उस रिलेशनशिप को फिर से एक बार। लेकिन ये कैसे पक्का हो, या कैसे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़े कि मैं दोबारा वो गलतियां नहीं करूंगा जिसकी वजह से एक को हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, और दोनों की रिलेशनशिप को हर्ट हुआ? इसकी प्रोबेबिलिटी कम कैसे होगी? गारंटी तो हो नहीं सकती ना। गारंटी कैसे हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी कम कैसे होगी? प्रोबेबिलिटी कम कैसे होगी? उसी चीज़ में जिसकी वजह से ये हुआ है, उस कारण को आप देख सकते हो कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऐसी हो गई हों, या आपस में इस चीज़ को बात करके या जैसे भी है साथ बैठ के हील किया जाए। जब आप हील कहते हो तो हील का मतलब क्या होता है? साथ बैठकर हील किया जाए? देखो, चोट लगी है, अगर एक भी गुस्सा है तो चोट लगी है। चोट का मतलब क्या होता है? एक सीधी स्मूथ सड़क थी, उस पर गड्ढा हो गया। अब तो आप हील कैसे करोगे इस चीज़ को? मैंने कुछ ऐसी हरकत की जो बहुत ही ख़राब है, आपको चोट लग गई, तो मैं कैसे हील करूं उसको? आपको कैसे हील्ड फील होगा अगर मैं वो करता हूं? तो क्या करूंगा कि आपको हील फील हो? उस चीज़ पे बात करते रहना पड़ेगा। लेकिन जब उस टॉपिक पे बात करो तो गुस्सा आता है, बात ही करने का मन नहीं करता। ये तो है। समझने की ज़रूरत होती है ना कि सामने वाला कहाँ से बोल रहा है, क्या कह रहा है। जैसे जैसे मतलब समझा नहीं, कहाँ से बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है? मतलब दूसरा को अगर दर्द हो रहा है या वो चिल्ला रहा है या वो परेशान है, तो एक तरह से आपसे तो कुछ हुआ और आप तो गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन आपकी गिल्ट के साथ साथ सामने वाला जो चिल्ला रहा है, जो चीख रहा है, उसको भी एक कंपैशनेट तरीके से अगर सुन पाएँ तब भी। ये कंपैशन कैसे आएगा अगर कंपैशनेट तरीके से सुनना है? तो आपकी बात से समझ में आ रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ में दोनों में एक में भी कंपैशन आ जाए दूसरे के लिए तो हीलिंग चालू हो सकती है। तो कंपैशन कैसे आए? हमको ऐसा लगता है ना कि हम तो एरर प्रूफ हैं और सारी गलती सामने ही वाले की है। तो अगर ये भी चीज़ का एहसास होता है कि जैसे उससे मिस्टेक हुई है उसी पोजीशन पे तुम भी हो सकते थे ना, थिंग्स माइट हैव गॉन रॉन्ग आपके साथ भी, मैं से क्यों होती? ऐसे कंपैशन हो सकता है। लेकिन मैंने तो आज तक किया नहीं, तो मुझसे कैसे हो सकती थी? लेकिन हम इनफैलेबल थोड़ा है, ऐसा थोड़ा है कि हमसे नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा 1000 चीज़ें हुई होंगी जिससे दूसरे को चोट पहुंची होगी। हाँ, तो मेरी गलतियाँ तो छोटी छोटी हैं, आपकी तो बड़ी गलती है जिसकी वजह से इतना हर्ट हुआ। आप क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं, मैं आपको पूछना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली खाली एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो हम MI का एक्सपेरिमेंट करते थे, जहाँ हम सोल्यूशन ना दें, हम अपने ही क्लाइंट से या अपने फ्रेंड से जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उसके दिमाग में देखें कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या आंसर्स हैं। क्योंकि चेंज स्लो प्रोसेस है। आपने चेंज कर दिया पूरा, आपने सवाल मुझसे पूछना शुरू कर दिया ताकि मैं आंसर दूं। नहीं, जब आप उसको कुरेद रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पूछना क्या चाह रहे नहीं, देखो, जब दो लोग बात करते हैं ना तो एक या तो दोनों अग्री करते हैं तो बातचीत नहीं होती। एक को पहले इग्नोरेंट बनना पड़ेगा, तभी दूसरा उससे बात भी कर पाएगा।
अभी हम दोनों तो बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे कपल हैं, खुश हैं, शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हमारी वाइफ का हैप्पी बर्थडे, हम दोनों खुश हैं। लेकिन जहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ग्रैंड डिफरेंस है, उसमें कैसे डिस्कशन डायलॉग्स पॉसिबल हो सके, कैसे एक ज़्यादा समझदार हो सके और दूसरे को ठीक कर सके, वाइस वर्सा दूसरा कैसे अपने ऊपर काम कर सके, उस कन्वर्सेशन को नहीं तो मैं तो देख रही हूँ उस इंसिडेंट्स को। अभी तो आज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अगर माइंड में रिप्ले करती हूँ तो बहुत लंबा समय नहीं बीता है, कुछ ही महीने पहले, लेकिन एक सिचुएशन आई थी जिसमें मैं बहुत नाराज़ हो गई थी कि आपने जो है मुझसे छुपाया या मुझे बताया नहीं। और मैंने क्या गलती की थी? उसी से मैं हर्ट हो मैंने गई। क्या छुपा दिया? मैं नहीं जानता, बताओ। नहीं तो आप पब्लिक कहीं सोचे गए? कि मैंने पता नहीं कौन सा ऐसा। नहीं, आप किसी के घर गए और आपने मुझे बताया नहीं। किसके घर? रिलेटिव के घर गए थे। कौन से रिलेटिव? अरे यार ऐसे मत करो। बेचारे चाचा जी के घर गया था मैं, नहीं तो ऐसा लोग सोचेंगे पता नहीं किस रिलेटिव के घर गए और अपनी वाइफ को नहीं बताया। और सोचिए दोस्तों, मैं चाचा जी के घर गया था खाली आधे घंटे के लिए, चाचा चाची से मिलने के लिए। लेकिन मुद्दा वो था ही नहीं। तो मुद्दा क्या ये था? था कि मुझे आपने बताया नहीं, आप मुझसे छुपाया क्यों? देखो, हर्ट तो यही होता है ना जिसमें सामने वाले को लगता है कि उसको किसी चीज़ से एक्सक्लूड कर दिया। तो मैंने तो बाद में बताया था, छुपाया इसलिए क्योंकि तुमसे अगर मैं बता देता। ये तो ऐसा ही हो गया कि हाँ मैं किसी लड़की से मिलने गया क्योंकि तुम एग्री नहीं करती। लेकिन वो तो लड़की तो थी नहीं, चाचा तो चाची मतलब थे। छुपाया क्यों? छुपाया तो गलत काम था ना। तो तुम्हारे मन अच्छा। में पता था ना कि इस चीज़ के ऊपर गुस्सा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये फिर भी कोई गलती नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैंने छुपाया क्यों, तुम बताओ। क्योंकि तुम्हें डाउट था कि मैं नहीं, मतलब मना करूँगी। नहीं, मुझे ये पता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे उस हल्के से भी हल्के से जो इंडिकेशन मिलता, उससे फिर मैं नहीं जाता उनके घर। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ज़रूरी नहीं है, मैं जानता हूँ मैं जाता कि नहीं जाता। नहीं, छुपा के जाना वाज ईजियर। उसमें तुमने एक रिलेशनशिप को ताक पे रख दिया कि ठीक है। मुझे कैसे पता कि नहीं, अगर मुझे मैं तो ये अपने काम करना है, अगर तुम्हारे लिए वो काम करना इतना ज़रूरी है तो वो ऑनेस्टी के साथ क्यों नहीं हो सकता? चलो ठीक है, इस बात पर तुम्हें गुस्सा आया। आज भी गुस्सा है। अच्छा गुस्सा है अभी भी? अभी निकल इसका के मतलब आया अभी तक हील नहीं हुआ? ऊपर से हो गया, कहीं अंदर से कुछ होगा जो हील नहीं हुआ। और बेटा तो चाचा जी भी नहीं है बेचारे। नहीं तो अब इसको हील कैसे करें? तुम तो बोले थे इसके ऊपर बात करके हील हो जाएगा। हील हो गया तभी तो साथ में पार्क में बैठे हैं। हील नहीं हुआ तो हो जाता। हील का मतलब ये थोड़ा है कि वो बात कभी फिर उठेगी ही नहीं। तो उसमें से दंश कब निकलेगा? दंश भी निकल ही गया तो फिर हंस रही हो, वरना बताती हो अभी दंश कैसे नहीं निकला। नहीं, इस मामले को छोड़ना नहीं है। अब रिलेशनशिप को कैसे आप हील कर सके, बिकॉज रोज़ जिसके साथ आप रहते हैं ये लोग बात नहीं करने देंगे। कि वो बात ना करें, हम बात करें। हाँ, उनकी बात भी तो इम्पोर्टेंट है। इन्हीं की बात सुन लीजिए दोस्तों आप लोग। ये मेरी तरफ से बोल रहे हैं। मुद्दा ये होता ही नहीं कि आपको कोई काम करना है कि नहीं करना। अगर आपको सामने अपने पार्टनर से कोई भी चीज़ छुपानी पड़ रही है तो मतलब कहीं वो काम कुछ नहीं हो करना जाए। चाहिए। हमारे पापा नहीं, कहते थे काम करो, काम बिल्कुल करो, लेकिन उसको बता के करो। इतनी हिम्मत रखो कि उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस आएगा साथ मिलके झेलेंगे। ये क्या कि हम बहस नहीं करना चाहते, यार सामने वाला चिल्लाएगा, उस दिन यार मैं बताता हूँ हम इस चीज़ से डर के। इसके ऊपर एक आंसर है मेरे पास, बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल है मेरे पास। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था एक शॉप में, मुझे जूता चाहिए था। मैंने जूता पसंद कर लिया, वो था 2400 रुपये का। तुमने कहा कि ये जूता क्यों ले रहे हो, पहले रिसर्च कर लो। मेरा बड़ा मन था मैं शूज़ ले लूँ, मैंने लिया ही नहीं, लेकिन तुमने एक और जूता लिया जो तुम्हें उतना ही पसंद आया और तुम्हारे कम बजट में था। वो अगर मैंने नहीं बोला होता कि उसी टाइम, देखो ये तो ऐसा हो गया कि हम सामने वाले का इनपुट ही नहीं चाहते, मतलब सामने वाला हमसे कुछ ना कहे। दो लोग जब साथ में रहते हैं तो दोनों को एकदम फ्रीडम है अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की, लेकिन हमको पूरी छूट है उसको ना मानने की। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने बताया होता दिस इज व्हाट फाइटिंग फॉर योर रिलेशनशिप मीन्स। आप एक दूसरे के लिए फाइट करते हो, एक दूसरे के साथ फाइट करते हो, बट यू डोंट जस्ट गिव अप, यू डोंट हाइड थिंग्स, यू डोंट स्टॉप डिस्कसिंग थिंग्स बिकॉज तुमको लगता है कि सामने वाला मना कर देगा। अरे मना कर देगा तो क्या, तो मुझे जो करना है मैं ना करूँ। जब मुझे कोई काम करना था, मुझे हिल्स पे जाना था बाबा के पास, मैंने आपसे पूछा भी नहीं, मैंने कहा मुझे जाना है। उसमें मुझे पता था मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, और अगर आपका मुंह बनेगा तो लेट इट बी। अच्छा, मान लो अगर तुमने मुझे बताया, अगर तुम्हें पता था कि मैं चाचा जी के यहाँ जाना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा मन भी है, यू वुड हैव डन इट विद टेलिंग, थिंकिंग ठीक है यार घर जाएंगे इसका मुंह बना रहेगा, थोड़ा डील कर लेंगे, व्हाट इज द बिग थिंग अबाउट इट। बट वही तो प्रॉब्लम है कि आप हमेशा
100% श्योर नहीं होते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना लेकिन है। एक चीज़ के लिए तो मैं 110% श्योर हूँ कि रिश्ते में अगर कुछ छुपाया गया तो रिश्ते की नींव कमज़ोर पड़ने लगी। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातें छुपाएं या झूठ बोलें, या उनको ऐसा लगता है कि हम इसको बिना बताए चुपके से काम कर लें, वहाँ रिश्ता ख़राब होना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया। वो ऐसा है, दीमक लग गई, अब वो किसी दिन खा जाएगी पूरे रिलेशनशिप को। अब इसमें मैं एक चीज़ डालना चाहता हूँ। देखो, आदमी अक्सर ऐसी चीज़ें छुपाता है जो बहुत ही ग्रॉस होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें छुपाता ही नहीं है। अब मैं चाचा के यहाँ गया, ये छुपाने वाली बात थी भी नहीं, बता देता तो शायद तुम बोलती हो कि कोई बात नहीं। आदमी छुपाता वो है जो बहुत ही ग्रॉस है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर छोटी बातों पे भी उसको, जैसे दोस्त के साथ बैठा है, अभी वाइफ फ़ोन करिए, कहाँ हो, रास्ते में हूँ, वो जब वो बोलता है रास्ते में हूँ, तो उसको पता है कि बीवी कहेगी इतनी देर हो गई है, तुम आए नहीं हो अभी तक, तो वो ये बोलने की बजाय यार अभी टाइम लग जाएगा, फ्रेंड के यहाँ हूँ, वो ये बोलता है कि रास्ते में हूँ। वहीं से शुरुआत हो गई उस दीमक की जो रिश्ते को खाएगा, वो दीमक जो है। लेकिन जिसको आप ये बोल रही हो छुपाए बताए, वो सारा का सारा सीन तो ऐसा प्ले आउट हो रहा है कि वो मेरे ऊपर कंट्रोल कर रही है, मैं हर चीज़ छोटी छोटी बात उसको बताऊं। वो इतनी समझदार नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ बैठा हूँ और समझ जाए। नहीं, तो फिर इस चीज़ पे आके दोनों बात करें। अगर ये चीज़ कभी हस्बैंड को ऐसा फील होती है कि यार तुम हर समय मेरे को खींचती हो या फ़ोन करती हो या कुछ करती हो, तो आके बात करें। और सच में मैंने कहा ना, रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगा अगर बीवी को ये नहीं समझ में आएगा कि यार ये अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रहा है, इसको फ्रीडम चाहिए, इसको ये चाहिए, और वो फिर भी हैगल करती है, तो वो रिश्ता टूटना शुरू हो जाएगा। हमारे एक फ्रेंड कपल हैं जिनके साथ ये होता है। हस्बैंड को ये लगता है कि जब ये मुझे फ़ोन करती है या पता करती है तो ये मेरे को डोमिनेट कर रही है ना, और उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हट गया है, ख़त्म हो चुका है, वो लोग केवल नाम के लिए साथ रह रहे हैं। मैं कह रही हूँ, जहाँ भी बात करना बंद हो जाता है, मेरा एंगर या मेरा फियर या मेरा डर उस दिन इस चीज़ से नहीं था कि कहीं जाना है या कोई काम करना है, इस चीज़ से था कि अगर झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ गई रिश्ते में तो रिश्ता ख़राब होने लग गया। मेरा सवाल तो उसके ऊपर नहीं है, आप तो पहले बता रहे हो, झूठ बोलने पर बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल लिया, उसके बाद आदमी क्या करे? उसके बाद मैं आपसे यही तो कह रही थी, अभी हम पार्क में बैठे आराम से डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे हील हुआ, कैसे ठीक हुआ? मैं तो एक दिमाग, कितनी लड़ाई की, कितना वेंट आउट हुआ, कितना। मैंने तो कुछ नहीं किया, लड़ाई तो तुमने किया था। किसके साथ किया था? अकेले कर ली लड़ाई किसी ने? लड़ाई का मतलब दो लोग। देखो, एक कमरे में गाना गाना होता है, तो कमरा मैं था, लड़ाई तुम थी। ये तो कहने की बात है, गाना ये तो कहने की बात है। लड़ाई कोई अकेले नहीं करता, लड़ाई दो लोग करते हैं हमेशा। लड़ाई अकेले नहीं होती, जब कोई किसी को मारता है, डांटता है, तो वो अकेले होता है। ये तो कहने की बात है। हम तो करके आ गए जी, हमें तो पता था परमिशन नहीं मिलेगी, देखो, इसलिए हमने अभी काम भी कर आपने लिया। अपने मन में, मेरे लिए ये छोटी सी चीज़ थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि मैं चाचा के घर गया, लेकिन आपके मन में अभी भी मैंने झूठ बोला तो मैं आपके लिए क्या हूँ? कल्प्रिट हूँ। हाँ। जब तक ये रहेगा आपके मन में, तब तक हमारे और आपके बीच का रिलेशनशिप नहीं ठीक होगा। और कल्प्रिट कब आप हटाएंगे अपने मन से? जब आप ये समझेंगे कि एक इंसान है और इंसान ऐसी सिचुएशंस में जाता है जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग डॉक्टर्स हैं और अक्सर देखते हैं सुबह सुबह हार्ट अटैक सुबह सुबह आते हैं, जब आदमी जाता है फ्रेश होने, और वहाँ पर उसके प्रेशर डालने से कोई आर्टरीज ब्लॉक हो गई और वो मर गया। मरना नहीं चाहता वो आदमी, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आदमी मर जाता है। रिलेशनशिप भी कोई आदमी मारना नहीं चाहता। एक ऐसी, जब आप ये कहोगे कि उस आदमी ने वो काम नहीं किया, इट वाज ऑल्सो, उस आदमी का ऑब्वियसली रोल था, बट उसमें उस सिचुएशन का बहुत बड़ा रोल था जिसमें वो था। ऐसे जब आप सोचते हो किसी के बारे में, तब आप उसको एक कल्प्रिट या विक्टिम के फॉर्म में से हटा करके, कल्प्रिट के फॉर्म में से हटा करके एक नॉर्मल आदमी की तरह स्पेस दे पाते हो। तब वो सोच पाता है और बात कर पाता है, अपने ऊपर भी थोड़ा सा उसको हिम्मत आती है कि यस, मे बी मैं अगली बार वैसे सिचुएशन में न जाऊँ। देखो, बात करना, गुस्सा करना, डिस्कस करना, उसका मेन मोटिव ही यही होता है कि प्लीज़, वो एक रिक्वेस्ट होती है अनसेड कि प्लीज़ आइंदा ऐसे मत करना। रुको। जब आप ये कहते हो आइंदा ऐसा मत करना, तो उसमें मैं क्या ना करूं? क्योंकि मैं तो फिर से, अगर हो सकता है किसी और लड़की के साथ में बैठा हूं, बात कर रहा हूं, हम दोनों अकेले बैठे हैं, तो वो सिचुएशन फिर से आ जाए। ये तो मेरी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि अगर एक्सीडेंट होने वाला है, उससे बहुत पहले ही मुझे मालूम पड़ जाए एक्सीडेंट होने वाला है। और वो सेंसिटिविटी कब आती है? जब मैं अपने आप से उस रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ जो तुम्हारे तक पहुँचा ही नहीं है। अगर मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि रिम्पी इस चीज़ के बारे में क्या सोचेगी, डांटेगी नहीं डांटेगी, तब तो बहुत लेट हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, शादी में वचन क्यों भरवाते हैं?
मुझे लगता है पुराने ज़माने में जब ये प्रथा चालू हुई थी तब लोग बहुत समझदार नहीं थे, तो बहुत ही यंग एज में बच्चों की शादी हो जाया करती थी और उनको ये बताया जाता था कि ये एक लड़की है एक लड़का है, इसके साथ तुम्हें हमेशा रहना है। धीमे धीमे अब ये प्रथा बहुत कमज़ोर हो गई है। आज लोग वचन दिलाते हैं लेकिन वो सारा का सारा चीज़ फॉर्मेलिटी है। हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तुम्हें लगता है कि हम लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं एज ह्यूमन बीइंग एज स्पीशीज़ कि हम लोगों को कुछ रूल्स की सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्या आज भी? मैं ये कह रही हूँ कि कुछ छोटे छोटे रूल्स जो कि हार्मलेस हैं, जो ऐसे रूल्स नहीं है कि तुम्हारा गला घोट रहे हैं या तुमको सफोकेट कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे रूल्स क्या रिश्तों में अगर एनफोर्स नहीं, दबाव के साथ नहीं, प्रेशर के साथ नहीं, भाई मैं कहती हूँ कि वो जो वचन की तरह होते हैं शादी के साथ फेरों के, अगर उस तरीके से फॉलो किए जाते हैं तो क्या वो हेल्प नहीं करते? जैसे वो ABCD वाली कॉपी है, हम लोग जीवन भर उलझे रहते हैं, परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे रिश्तों को भी लाइन वाली कॉपी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर और आप बात कर रहे हो कि पूरा पन्ना कोरा मिल गया, नहीं, मैं कुछ भी कैसे भी कोई भी लिख सकता है, इतनी समझदारी आ जाए कि तुम देख पाओ कि तुम सीधा सीधा लाइन में लिख रहे हो कि नहीं। मैं एक्चुअली आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक टू वे है। देखो आज मेरे पिताजी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि वो उस 4 लाइन की कॉपी में बहुत लिखा है और अभी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक बहुत अच्छा राइटर है, हमारे पास उसकी बुक भी है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, राइटर है बेरी शॉर्ट्स। वो कहते हैं अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए उसको तारीफ़ मिलनी चाहिए। इंसेंटिव अगर दोगे अच्छा काम करने के लिए तो अगली बार वो अच्छा काम नहीं करेगा, इंसेंटिव देने पर वो काम करेगा। तो धीमे धीमे वो आदमी फिर आप उसको निकम्मा बना रहे हो। ऐसे ही जब मैं कोई सही चीज़ करता हूँ जो रूल बुक के हिसाब से सही है, फिर मुझे तारीफ़ मिलती है तो आई वुड लाइक टू डू इट मोर। गलत चीज़ करने पर अगर मुझे डांट पड़ती है तो मुझे फिर कन्फ्यूजन होएगा कि मैंने तो किया नहीं, अपने आप को मैं डिफेंसिव करूँगा। ये जो रूल्स फॉलो करने की बात है ये अक्सर तब हेल्प करती है जब रूल्स मेरे ऊपर फोर्स्ड ना हो और मुझे हेल्प किया जाए रूल्स को समझने में, उसकी गहराई समझने में। मैं यही तो कह रही हूँ, जब दो लोग अब एक जन को अगर ब्लेम्ड लग रहा है और दूसरे को लग रहा है कि मतलब हर्ट है, मतलब दूसरा हर्ट है और वो गुस्से में बोल रहा है। शादी में जब वचन लेते हैं तो कोई फोर्स्ड होते हैं? दोनों लोग अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी लेते हैं ना। उसमें ये भी कहा जा सकता है कि भाई लड़के से कि या लड़की से कि भाई हम क्यों वचन भरें, हमसे क्यों बोला जा रहा है कि तुम किसी और आदमी की प्रेजेंस में नहीं जाओगी या तुम ये नहीं करोगी, या लड़के से ऐसे क्यों बोला जा रहा है तुम ये क्यों करोगे। साहब शादी के वचन तो आदमी खुशी खुशी लेता है, अगले दिन ही भूल जाता है, उसको तो याद भी नहीं होता कि कौन कौन से वचन लिवाए गए हैं। लेकिन दो लोगों के एक साथ रहने के कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट रहते हैं बिना कहे। नहीं, आप अभी भी इस पर आ रहे हो कि एक आदमी जब शादी कर रहा है तो ही इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन जिसको कि बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक आदमी, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम वाइल्ड किड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अपने आप को साथ में रहना सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। और जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां होंगी, धीमे धीमे वो इतने समझदार हो जाएंगे उन गलतियों को देख करके, उसके ऊपर सेल्फ स्टडी करके, और इसको मैं बोलता हूँ MI करके एक दूसरे को। खैर वो तो टॉपिक ही बहुत स्पेशलिस्ट हो गया। जब तक मैं ऐसा कुछ करना होगा दोनों के बीच में कि अगर मुझे लगता है तुमने कुछ गलती किया तो मैं तुम्हें पॉइंट आउट ना करूँ, तुम खुद सोच सको उसके बारे में, ऐसा कुछ होना चाहिए। और तब तक एक इंसान घुलता रहे अंदर अंदर, अगर उसे गुस्सा आ रहा है वो बैठ के जब करता रहे। हाँ, उस केस में एक आदमी जो गुस्सा है वो छोड़ के चला जाए सामने वाले को उस समय थोड़े दिन के लिए, जब तक उसका मन शांत नहीं होता। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब, जैसे एक्सप्रेस ना करे, घुट जाए अंदर, एक्सप्रेस भी करे, घुटे ना, लेकिन ओवरऑल उसको ये समझ में, ये एक ऐसा देखो, एक आदमी जब पैदा होता है ना तो उसको जब नेचर में जाता है तो बीमारियां होती हैं, उसी से उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जब आपको लाइफ की इस तरह की घटनाएं मिलती हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपके साथ झूठ बोला, तो आपको रियलिटी के बारे में मालूम पड़ता है, बाहर की रियलिटी और अपने मन की रियलिटी, कि कैसे मेरा मन मिसबिहेव करता है जब बाहर की चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती है। और ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे कि वो मेरा हस्बैंड तो है लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है, उसके अंदर हार्मोन्स हैं, वो जब मुझसे मिलता है तो अट्रैक्ट होता है फिजिकली, लेकिन वो जब 4 लड़कियों से और मिलता होगा तब भी अट्रैक्ट होता होगा। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ जब वो समझ पाती है तब वो एक खाली बीवी की तरह नहीं बात करेगी,
तब वो एक माँ की तरह भी बात कर पाएगी, एक फ्रेंड की तरह भी बात कर पाएगी। क्योंकि जब तक आप एक बीवी बन के अपने हस्बैंड से या एक हस्बैंड बन के अपनी बीवी से बात करेगा, तब तक उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, केवल रोल्स बात करेंगे और रूल्स बात करेंगे। जब तक मैं नहीं समझ पाता हूँ किसी सिचुएशन को, आई नीड योर हेल्प टू अंडरस्टैंड मी, और आपने मुझे कहा नहीं तुम समझो चाहे मत समझो, तुम्हें कल से सुबह 4 बजे उठ जाना है, मेरे साथ पूजा करना है। अरे यार एक चीज़ बताओ मुझे, छोटी सी चीज़ नहीं समझ में आती सामने वाले को कि तुम कुछ कर रहे हो उससे दूसरे को दुख होगा? इस चीज़ के लिए आप मुझसे कह रहे हो थोड़ा सा कि समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो छोटी नहीं है। अच्छा, आज मैं 50 साल का हूँ, अभी मान लो 20 साल बाद या 10 साल बाद मेरा दिमाग ही काम न करे और मैं बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करना शुरू कर दूँ, तो छोटी कहाँ रह जाती हैं। हम लोगों को लगता है कि तभी तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बात इसको समझ में नहीं आ रही। आज अगर मेरा बेटा या बेटी कोई गलती कर रहे हैं तो हम उसको तभी तो समझा पाएंगे जब हम उसको बता पाएंगे कि ठीक है बेटा, इसको फिर से ट्राई करो। कल ही हमने पढ़ा MI में कि अगर कोई आदमी 100 बार गलतियां करके फेल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेलियर नहीं बोलेंगे, तुमने ट्राई किया। उसके ट्रायल करने पर उसको तारीफ मिलनी चाहिए, बजाय कि उसको ये मान लेना कि तुम तो फेल हो गए और उसके ऊपर उसको पैकेज हो जाए कि तुम फेलियर हो। पास्ट को अगर वाइप ऑफ करना है, जो आप कह रहे हो ना, इसमें तो दिखाई भी देता है कि दूसरा ट्राई कर रहा है। अगर ट्राई भी दिखाई देता है, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे उस दिन दोनों लोग, और हम लोग दोनों बहुत लकी हैं कि हम लोग 2, 3, 4 घंटे के अंदर उस सिचुएशन से निकल आए। ठीक है, निकल आए ना उस लड़ाई वाली बात में। हाँ, उस लड़ाई वाली सिचुएशन में जो भी हमारी लड़ाई हुई है, बहस हुई है, गुस्सा हुआ, वो सब 3-4 घंटे तक रहा और उसके बाद हम दोनों उसमें से निकल आए। तो वो इसीलिए ना, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे थे उससे निकलने की और दोनों लोग समझने की और बाहर आने की, लेकिन उसमें दोनों का ही कंट्रीब्यूशन तो इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है दोनों का कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन ये ऐसा भी है जैसे अगर कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, तो गाड़ी को सेफली चलाएगा। तो हम दोनों में अगर मैं अपने माइंड को जल्दी से जल्दी सेन कर पाया, मतलब इमोशन में से हटा करके इंटेलिजेंस में ला पाया, तो फिर मैं आपको भी हेल्प कर पाऊंगा। नहीं तो मेरी सारी बातें इमोशन में से निकलेगी, नेगेटिव इमोशन में से, फिर आपके इमोशन को और ख़राब करेंगी और वो चीज़ 2, 4, 10 दिन बीत जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सो कॉल्ड फ्रेमवर्क्स बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। ज़ेनोगा का फ्रेमवर्क जो हम लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने माइंड को समझने के लिए कि मैं इस समय चुप रहूं क्योंकि मैं इमोशन में हूँ। हाँ। फिर मैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब इमोशन में से निकल आया हूँ, अब मैं थोड़ा सा सेन फील कर रहा हूँ, अब मैं बात करूँ। इसलिए जब आप ये कहती हो कि बात करना चाहिए, मेरे हिसाब से बात तब करना चाहिए जब आदमी थोड़ा सा समझदार फील कर रहा है। नहीं, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर। अगर मैंने वही तो बार बार कहा आपसे कि जब ट्रॉमा होता है, कोई चोट लगती है मन को, तो पहले तो अपने मन को समझो कि चोट लगी है, तब तक तो अवॉइड ही करो कि अपने इमोशंस की उल्टी ना हो जाए दूसरे पे, क्योंकि इमोशंस निकले बाहर तो फिर सामने वाले को भी हर्ट किया, फिर उसके हर्ट आए, फिर आपके हर्ट, फिर लड़ाई हो रही है सिंपल इमोशंस की। तो बात या वो जो एक चीज़ में से निकलने की कोशिश होती है, वो तो तभी हो पाएगी जब दोनों लोग थोड़े थोड़े सैनिटी पे पहुंच जाएं और दोनों लोग उस सिचुएशन को समझना चाहें। एक ही जन जो लगाता रहेगा तब भी नहीं हो पाएगा सर। एक्चुअली एक जन से नहीं होगा। रिलेशंस हमारे और आपके तभी ठीक हो पाएंगे जब मेरा रिलेशन अपने माइंड के साथ में सही हो पा रहा है। अभी तो मेरा रिलेशनशिप नहीं बना अपने माइंड के साथ। मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, कैसे मिसबिहेव कर रहा हूँ। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तो अल्टीमेटली मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि आपको अपने माइंड के साथ, अपने भीतर की दुनिया के साथ एक रिलेशनशिप बनाना, एक पीस में आना, एक सिंक्रोनिसिटी में आना, जिसके साथ आपके अंदर क्या चल रहा है उसको समझ पाना, उसको एक्नॉलेज कर पाना कि हाँ ये मेरे अंदर हो रहा है, या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, या ये सब थॉट्स आ रहे हैं और इसका बेसिस कहाँ है, अपने आप को समझना तो प्राइम है। तो इसका मतलब आप समझ पा रही हैं कि आपकी क्या गलती थी जब उस दिन आप चिल्ला रही थी। और आपको समझ आ रहा है आपकी क्या गलती थी?